आज से हमें ऊप्स की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी थी। मैंने आपको बताया था जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस जावा में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। तो एक बहुत छोटी सी क्लास से चीजों को शुरू करते हैं। मैंने आपको सिंटेक्स समझा दिया था एक क्लास को डिफाइन करने का। क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। अब नाम से आपको समझ आ गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। मैं रेक्टेंगल को ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। क्या रेक्टेंगल को हम एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? अब किसी भी क्लास में बेसिकली अगर देखा जाए तो दो चीजें होती हैं। पहला एट्रीब्यूट्स और दूसरा बिहेवियर, जब तक कि आगे की बात आपको ना बताई जाए। एक रेक्टेंगल को ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किन एट्रीब्यूट्स की हमें जरूरत पड़ेगी बता सकते हैं? लेंथ एंड ब्रेथ। अगर दो चीजें हैं हमारे पास तो हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां मैंने लिखा एट्रीब्यूट्स, लेट्स से प्राइवेट INT L, B। अब जानबूझ के इन्हें प्राइवेट बनाया क्योंकि मुझे आपको एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाना है। अगर डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाया जा रहा है इसका मतलब क्या है? इन्हें हम केवल क्लास के अंदर से रेफर कर सकते हैं, क्लास के बाहर से रेफर नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट्स के साथ साथ अब हमें बिहेवियर डिफाइन करना है। किसी एक रेक्टेंगल के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पैरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके लिए यहां पर मैं कुछ मेथड डिफाइन करता हूं, फिर वो एक्सप्लेन करूंगा। मैंने लास्ट टाइम जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला छोटा सा प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था किसी भी क्लास में दो तरह के मेंबर हो सकते हैं। कैसे कैसे? क्लास मेंबर एंड इंस्टेंस मेंबर। क्या देखने से पता चल जाता है कि कौन सा मेंबर कैसा है? कैसे? पब्लिक लगाने से। अगर स्टैटिक कीवर्ड किसी मेंबर के साथ लगा हुआ है इसका मतलब वो, और स्टैटिक नहीं लगा हुआ तो इंस्टेंस मेंबर। क्लास मेंबर तब बनाते हैं जब हमें टोटल क्लास या सभी ऑब्जेक्ट्स की कॉमन एट्रीब्यूट या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना हो। जब हमें किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इंस्टेंस मेंबर बनाते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, स्टैटिक नहीं लगाया। कारण पहले समझते हैं। यहां मैंने लिखा प्राइवेट INT L और B, यहां स्टैटिक नहीं लगाया। सवाल आता है क्यों? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है। ये जो लेंथ एंड ब्रेथ है ये किसी इंडिविजुअल रेक्टेंगल की होगी या सभी रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रेथ होगी? सभी की होगी। कितने रेक्टेंगल हम बना सकते हैं? इनफाइनाइट। क्या सबकी लेंथ एंड ब्रेथ एक होगी? अलग अलग होगी। इसका मतलब ये लेंथ एंड ब्रेथ हम किसकी बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल की, यानी कि एक ऐसे मेंबर होने चाहिए इंस्टेंस मेंबर, इसलिए स्टैटिक नहीं लगाया गया है। डायमेंशन जब हम डिस्प्ले कराएंगे सभी रेक्टेंगल्स की एक साथ डिस्प्ले कराएंगे या किसी एक रेक्टेंगल के एक बार में डिस्प्ले कराएंगे? किसी एक, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ हम ये काम करेंगे। मेथड कैसा होना चाहिए? इंस्टेंस मेंबर, यानी कि नॉन स्टैटिक। बात समझ आ रही है? यहां पर हमने लिखा, अब ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। system.out.println। आपको बताया था कोई भी वैल्यू एज इट इज प्रिंट करानी हो डबल कोट्स में लिखो, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो प्लस करके वेरिएबल का नाम लिख दो। इसका मतलब होगा लेंथ इक्वल एज इट इज प्रिंट होगा। यहां पर L जो हमारा डेटा नंबर है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद हमने यहां पर लिखा यहां ब्रेथ इक्वल एज इट इज प्रिंट होगा, यहां पर B डेटा मेंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद यहां पर एक और मेथड ऐड करते हैं। लेट्स से इस पे हमने लिखा एरिया कैलकुलेट का मतलब करना है, मतलब है लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन करना। अब इसी तरह से हम चाहें तो यहां पर पैरामीटर के लिए भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं। मान के चलते हैं यहां भी कुछ और आएगा, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। थोड़ी देर के लिए यहां बाद में कुछ ऐड करेंगे।
क्लास को देखने से पता चल रहा है कि जो एट्रीब्यूट हैं वो भी ऑब्जेक्ट के हैं और जो मेथड हैं वो भी ऑब्जेक्ट के हैं, यानी कि इन्हें इन्वोक करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। तो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल न्यू क्लास नेम। हमारी क्लास का नाम था रेक्टेंगल, हमने यहां पर लिखा रेक्टेंगल, आर हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, इक्वल न्यू देन क्लास का नाम। अब यहां पर एक नई टर्म आई है रेफरेंस वेरिएबल। आगे की कहानी हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हमें यह पता ना चले कि ये रेफरेंस वेरिएबल क्या चीज है और हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं। रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंप्लिसिट पॉइंटर। जब भी कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो उसमें समस्या यह होती है कि बहुत सारी नई टर्म्स आती हैं, हर एक चीज की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। अब रेफरेंस ऑब्जेक्ट समझना था तो रेफरेंस वेरिएबल आया, रेफरेंस वेरिएबल समझना था तो उसमें इंप्लिसिट वर्ड आ गया। क्या मीनिंग होगा इंप्लिसिट का? इंटरनल तो ज्यादा आसान शब्द है, इंटरनल यूज कर लेते हैं, फिर इंप्लिसिट क्यों यूज करेंगे? इंप्लिसिट का मतलब इंटरनल नहीं होता है। जो शब्दों के मीनिंग होते हैं वो हम सही सही नहीं समझते हैं। और कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं इंप्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, उसका मतलब ऑटोमेटिक भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं इंप्लिसिट का मतलब होता है डिफॉल्ट, उसका मतलब डिफॉल्ट भी नहीं होता है। दो वर्ड है इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये दोनों आपने बहुत यूज किए हैं लेकिन आपने कभी इनका सही मीनिंग गैस करने की कोशिश नहीं की। इंप्लिसिट का मतलब होता है which is implied। इंप्लिसिट का अगर हिंदी में अनुवाद करें, हिंदी में उसके लिए शब्द है अव्यक्त। क्या मतलब होगा अव्यक्त का? जिसे बयान ना किया जाए, जिसे कहीं कहा ना गया हो, जिसे कहीं लिख के भी ना बताया गया हो, जिसे हम केवल समझें और वो हम लॉजिक से समझ सकते हैं, हम यूज से समझ सकते हैं, हम परिस्थिति से समझ सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने इसका बहुत यूज किया है, मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया है। अगर आपको यह बताया जाए ये व्यक्त है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो आप क्या समझ लेंगे? ए सी से बड़ा है, ऐसा कहीं बताया नहीं गया है लेकिन अंडरस्टूड है, लॉजिक के थ्रू समझा जा सकता है। दीज टू फैक्ट्स implies this fact। समझ आ रहा? इंप्लिसिट का मतलब होता है which is implied, जिसे समझा जा सके, जिसे बताया ना गया हो। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होगा? अब जिसे साफ साफ बताया गया हो, ये मीनिंग होता है इनका। एक्सप्लिसिट का मतलब व्यक्त, इंप्लिसिट का मतलब अव्यक्त। अब क्या इसका ऑटोमेटिक से कोई लेना देना है? क्या इंटरनल और एक्सटर्नल से कोई लेना देना है? यह बिल्कुल एक अलग शब्द है, इससे एक अलग विचार आता है। इंटरनल एक्सटर्नल से एक अलग विचार आता है। अब मीनिंग समझते हैं। आपको लिखाया गया है रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंप्लिसिट पॉइंटर। जावा में कहा जाता है पॉइंटर नहीं होते, उसका मतलब बहुत छोटा सा होता है। उसका मतलब होता है हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं होता और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर नहीं होता। उसका मतलब यह नहीं है कि पॉइंटर नहीं होते, पॉइंटर होते हैं, उन्हें हम पॉइंटर्स की तरह यूज नहीं करते या पॉइंटर की तरह डिक्लेयर नहीं करते, पॉइंटर्स की तरह मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन जेआरई सारे काम करता है। जेआरई के पास पॉइंटर होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल का अगर हम यूज देखें तो हमें पता चलेगा वो एक पॉइंटर है, लेकिन हमने उसे पॉइंटर की तरह डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? इंप्लिसिट पॉइंटर। हमने उसके यूज से समझा है कि वो एक पॉइंटर है। ये मतलब है इस लाइन का।